जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग जो है पुलिस मैनुअल के जितने भी पीएम रूल है, अर्थात 1 से लेकर 13 से 90 तक जितने भी पीएम रूल है, उनको हम लोग प्रत्येक वीडियो में धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। और यह इसका वीडियो नंबर 5वां है। और ये सारे वीडियो विस्तारित रूप से बताया जा रहा है ताकि आप लोग को सारा पीएम रूल अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्टिव अगर पता चल जाएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होंगे और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी हल हो जाएंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने पुलिस मैनुअल के एक नए वीडियो पर। और यह वीडियो नंबर कितना है तो 5 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दंड देने में विभेद आदि पढ़ लिया है। दंड देने के उद्देश्य पढ़ लिए थे, अभियोजन पर विभागीय कार्रवाई का प्रभाव पढ़ लिए, विरोध दंड कौन दे सकते हैं, एसपी, और उससे नीचे के पदाधिकारी नहीं दे सकते हैं। ये सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 828 का सी या ग। इसमें कहा गया है कि अपचारी के निरुद्ध आरोप। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रत्येक आरोप के संबंध में अपचारी का उत्तर, बचाव, स्पष्टीकरण, प्रत्येक आरोप के संबंध में जांच पदाधिकारी का स्पष्ट मंतव्य, जांच पदाधिकारी मंतव्य के साथ साथ अभिलेख को अधीक्षक के पास उपस्थित करेंगे। जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक के नीचे की पंक्ति के नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पुलिस अधिकारी पर अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप का जो जांच होगा, उस आरोप के जांच में क्या होगी, तो जिस पर आरोप लगाया जाएगा उनको अपने बचाव का, उनको अपने स्पष्टीकरण का, प्रत्येक आरोप के आलोक में, उसे प्रत्येक आरोप के आलोक में अपना बचाव और अपना स्पष्टीकरण देना होगा। और जो जांच करने वाले जो पदाधिकारी होंगे वो अपने मंतव्य के साथ, जो जांच में अपना जो मंतव्य पाएंगे, उन मंतव्य के साथ उन अभिलेखों को अधीक्षक मतलब एसपी के पास उपस्थित करेंगे। और जांच अधिकारी जो होंगे वो पुलिस निरीक्षक से नीचे के पंक्ति का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इंस्पेक्टर या उससे नीचे कोई पदाधिकारी है, अगर उस पर कोई विभागीय जांच बैठती है तो प्रत्येक विभागीय जांच में, जिस पर विभागीय जांच होगी, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के आलोक में वो अपना बचाव पक्ष देंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे। और उन सारे चीज़ों को मेंशन करते हुए जो जांच पदाधिकारी होंगे वो अपना मंतव्य एसपी महोदय को भेजेंगे और एसपी महोदय के पास भेजेंगे। और जो भी जांच करेंगे वो जांच पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक के पंक्ति के नीचे का ना हो, यही कहा गया है। अब अपचारी में समझते हैं कौन कौन होंगे। सिपाही, हवलदार, एएसआई के जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक करते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी सिपाही पर या हवलदार पर या सौअनी सहायक अवर निरीक्षक मतलब एएसआई के जांच अगर कोई आरोप लगाया गया है और उन आरोपों की जांच करनी होगी तो वो पुलिस निरीक्षक कर सकते हैं। इनसे ऊपर के पदाधिकारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कौन कर सकते हैं तो पुलिस निरीक्षक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद है अन्य या पुअनी, मतलब ये हो गया आपका सब इंस्पेक्टर एसआई, चाहे हो गया सार्जेंट के जांच अधिकारी हमेशा डीवाईएसपी या उससे ऊपर के पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। तो इन बातों को याद रखिएगा। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से इसे बना सकें। और डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब हमारा जो अगला पीएम रूल नंबर है वो है पीएम रूल नंबर 829। पीएम रूल नंबर 829 में कहा गया है कि बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रभाव जो है, यह आरक्षी हस्तक पर्पस संख्या 112 में इसका उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब नौकरी से हमेशा के लिए उसको हटा दिया गया है, या फिर सेवा से हटा दिया या टर्मिनेट कर दिया गया है, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया गया है, तो इनका जो प्रभाव जो होगा उनके विषय में जो फॉर्म भराया था वो फॉर्म भराया था है पीएम फॉर्म नंबर 112 और इसी में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है आपका पीएम रूल नंबर 830 का क। 830 के क में कहा गया कि राजपत्र में बर्खास्तगी की अधिसूचना बिहार राजपत्र या आरक्षी राजपत्र में अधिकारियों की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित होगी। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि अगर अधिकारियों की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित हुई है तो उनकी बर्खास्तगी की अधिसूचना भी क्या होगी, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अगला है अधिकारी को सरकारी सेवा में पुनः नियोजन से रोकने हेतु यदि लेखा मिथ्याकरण या कपट जैसे गंभीर आरोप
का अपराध हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसलिए हम लोग राजपत्र में करते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर बर्खास्त किसी को कर दिया जाता है तो उसको वह पूरा कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। इसीलिए इनको क्या करते हैं, बिहार राजपत्र या आरक्षी राजपत्र में इसको क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ताकि हर विभाग को या हर जो अपने विभाग है उनको भी जो इन पर कार्रवाई की गई बर्खास्तगी की इनकी सूचना मिल जाए। और इनकी सूचना मिलने के बाद क्या होगी कि इनको पुनः नियोजन से रोका जा सकता है। यदि लेखा मिथ्याकरण या कपट जैसे गंभीर आरोप लग गए हैं तो बर्खास्त किया जाता है। अगला है 830 का ख में बताया गया है कि बर्खास्तगी का कारण अधिसूचना में नहीं बताया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो राज्य सरकार की जो अधिसूचना है वो अधिसूचना में क्या होगी कि अगर उसके अधिसूचना के तहत अगर उसकी नियुक्ति हुई है तो बर्खास्तगी की सूचना भी प्रकाशित की जा सकती है, लेकिन उसे किस कारण से बर्खास्त किया गया है इस बात की सूचना बिहार राज्य की अधिसूचना में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, वरना उनका क्या होगा, उनका छवि खराब हो जाएगा। हो सकता है उनके आसपास के गांव बोले उनका जीना दुश्वार कर दे। इसीलिए बर्खास्तगी का कारण अधिसूचना में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, सिर्फ बर्खास्त किया गया इस बात की सूचना दी जाएगी। पीएम रूल नंबर 831 में कहा गया है कि बर्खास्तगी सेवा से हटाए जाने या उन्मुक्ति की सूचना गृह जिला को भेजी जाएगी। सही बात है, गृह जिला को भेजने के बाद क्या होगा कि उनके और सारे जो प्रक्रियाएं होगी, मान लीजिए बर्खास्त कर दिया गया फिर दूसरा नौकरी के लिए ट्राई करेगा, तो अगर उनके जिला को स्विच कर दिया जाएगा, उनका बहुत सारे कागज पत्र जैसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन या बहुत सारे जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए होंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि कहा गया है बर्खास्त होने के बाद आप दूसरा कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने जो गृह जिला होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है। आगे उसी में है कि पुनः भर्ती को रोकने के लिए गृह जिला के एसपी को आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 115 में उन्मुक्ति पत्र मतलब डिस्चार्ज स्लिप भेजा जाएगा और इसके कारण भी इसमें लिखे जाएंगे, संबंधित थाना को भी भेजा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर बर्खास्त कर दिया जाए या सेवा से हटा दिया जाए, बर्खास्त मतलब नौकरी ख़त्म हो गया, सेवा से हटा जाना मतलब नौकरी ख़त्म, इस सेवा से हटा जाने का मतलब भी नौकरी ख़त्म होता है, टर्मिनेट होता है। इसमें पुनः योजना कर सकते हैं आप, लेकिन कोर्ट से लड़ने के बाद पुनः भर्ती को रोकने के लिए अब पुनः उसकी भर्ती न हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं गृह जिला के एसपी को भेजा जाता है। पर्पस संख्या कितना में, तो 115 में, याद रखिएगा। और डिस्चार्ज स्लिप के साथ भेजा जाएगा कि उन्हें किस कारण से डिस्चार्ज किया गया है और इनके कारण भी उसमें लिखे जाएंगे, संबंधित थाने को भी भेजा जाएगा। अब अगला है पीएम रूल नंबर 832। पीएम रूल नंबर 832 में कहा गया कि पंक्तिच्युति का आदेश, पंक्तिच्युति या वेतन वृद्धि को रोकने संबंधित आदेश का अवधि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर किसी व्यक्ति को डिमोशन किया जाता है या उसकी इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि को रोका जाता है तो उसमें स्पष्ट जो तिथि है उसका उल्लेख किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन से आरोप सिद्ध हो गया उस दिन से कितने दिनों तक के लिए उनका वेतन को रोका जाएगा या उनका डिमोशन बरकरार रखा जाएगा, ये तारीख मेंशन की जाती है। अस्थायी रूप से पंक्तिच्युति रखने के बजाय अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराया जा सकता है। कहने का मतलब डिमोशन करने से ज़्यादा बेटर वो लोग समझते हैं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति ही इसको दे दिया जाए। हर पंक्ति से नीचे पंक्ति पर पंक्तिच्युति नहीं किया जाएगा जिस पर उसे सीधे भर्ती किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सिपाही से एएसआई बना, एएसआई से एसआई बन गया, एएसआई से मान लीजिए वो इंस्पेक्टर बन गया, अगर इसका डिमोशन करना है तो इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वो अभी वर्तमान में इंस्पेक्टर है तो उसको एसआई रैंक पर ला के छोड़ सकते हैं या उसको एएसआई रैंक पर ला के छोड़ सकते हैं। तो और एएसआई से मान लीजिए कि सिपाही रैंक पर, इससे नीचे कभी नहीं होगा। मतलब जिस स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है, जिस स्थान पर वो नौकरी में आए हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था और वो प्रमोशन के बाद वो इंस्पेक्टर बन गया, अगर उसका डिमोशन करना है तो वो फिर वो उनको सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, एसआई बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको एएसआई या सिपाही बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है उससे नीचे की पंक्तिच्युति नहीं की जा सकती है। यही बताया गया पीएम रूल नंबर 832 में।
अब पीएम रूल नंबर है 833। कहा गया है महानिरीक्षक उप आईजी डीआईजी को रिपोर्ट की जाने वाली केस। तो अब देखिए एसआई के निर्देशन से संबंधित आदेश डीआईजी के पास भेज जाएगी और इंस्पेक्टर से संबंधित जो होंगे वो आईजी के पास भेज जाएगी। कहने का मतलब मान लीजिए काफ़ी गंभीर प्रकृति का केस वगैरह अगर केस है, काफ़ी गंभीर आरोप का लगा हुआ केस है, तो क्या होगा कि एसआई के निर्देशन में जो केस होंगे उनको डीआईजी साहब देखेंगे और इंस्पेक्टर के निर्देशन में जो केस होंगे उनको आईजी महोदय के पास भेजा जाएगा। अब जो हमारा एक पीएम रूल नंबर है वो है पीएम रूल नंबर 834। का मतलब होता है कलंक देना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मार्क। ब्लैक मार्क काफ़ी खतरनाक ये सज़ा होती है। ये भी कहा गया है समापहरण से पेंशन पर प्रभाव पड़ता है, मतलब वेतन वृद्धि का समापहरण करने पर क्या होता है, पेंशन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उपयुक्त केसों में कलंक दिए जा सकते हैं। ऊपर जो दिए गए जो दंड है उसमें क्या किया जाता है, कलंक दिए जा सकते हैं। इंस्पेक्टर या उससे नीचे के अधिकारियों तथा सभी अनुसूचित अधिकारियों को दिया जा सकता है, मतलब इंस्पेक्टर से नीचे के सभी पदाधिकारियों को ब्लैक मार्क्स दिया जा सकता है। किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक कलंक नहीं दिए जाएंगे। नैतिक जरूरतता से संबंधित अपराध में दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई अगर मतलब मान लीजिए घूसखोरी में पकड़ा जाता है या फिर मान लीजिए कोई छोटा मोटा अगर अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे एक ब्लैक मार्क्स दिया जाता है। लेकिन नैतिक दुराचार के माथा छेड़छाड़ संबंधित या महिला संबंधित या फिर घूसखोरी आदि संबंधित तो क्या होते हैं, एक से अधिक भी ब्लैक मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। अब पीएम रूल नंबर 835 में बताया गया है कि ब्लैक मार्क का प्रभाव क्या होगा। अगर मान लीजिए, देखिए ब्लैक मार्क कैसे दिया जाता है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक सरकारी व्यक्ति है, इसने अगर कोई मान लीजिए घूसखोर में, मान लीजिए घूसखोरी में या फिर मान लीजिए कि इनके जो कारागार है उन कारागार से मान लीजिए कि कोई कैदी भाग गया और इनमें इनकी संलिप्तता पाई गई, तो संलिप्तता पाई गई या इनकी लापरवाही थी, तो क्या होगा कि इन पर पहले क्या होगा, इनको पहले सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। इनको पहले सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड इसलिए कर दिया जाता है ताकि वो थाना में नहीं आ सके और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, अपने कार्य पर वापस नहीं आ सके। जब सस्पेंड कर दिया जाएगा तो क्या होगी, इस पर जांच बैठेगी। इस पर क्या बैठेगी, जांच बैठेगी। जांच में क्या होगा कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो घूसखोरी की है या फिर कैदी इसके मतलब कि निगरानी से भाग गए हैं, तो उन आरोपों का जांच होगा। और आरोप अगर मान लीजिए कि अगर सिद्ध नहीं हुआ, मान लीजिए क्या हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो जो सस्पेंड जो किया गया था तो क्या किया जाएगा, सस्पेंड हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिद्ध हो गया तो सिद्ध हो जाने के बाद जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए उनको कौन सा सज़ा दे। तो कभी कभी क्या करते हैं कि ब्लैक मार्क्स दे देते हैं, 1 ब्लैक मार्क्स, 2 ब्लैक मार्क्स, 3 ब्लैक मार्क्स तक दे सकते हैं। तो वही कहा गया है कि कलंक का प्रभाव, तो जो ब्लैक मार्क्स दिए उनका क्या प्रभाव रहेगा। तो मान लीजिए अगर 1 ब्लैक मार्क्स दे दिया गया तो यहाँ क्या लिखा, 6 महीने की पंक्तिच्युति या वेतन वृद्धि का समापहरण का मूल्य 1 कलंक के बराबर होता है। तो 6 महीने का क्या होगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। 6 महीने तक में अगर आपका प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन नहीं होगा। और वेतन में आपके वेतन में जो इंक्रीमेंट लगता है प्रत्येक साल, जो 3% का जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी क्या होगा, आपका रुक जाएगा। और 12 महीने तक की पंक्तिच्युति या वेतन वृद्धि का समापहरण करेगा तो ये 2 कलंक हो गए। मतलब 1 कलंक का मतलब 6 माह तक आपका वेतन वृद्धि समापहरण हो जाएगा। अगर 2 कलंक दे दिए तो 12 माह का वेतन वृद्धि का समापहरण हो जाएगा। और अगर 12 माह से अधिक की पंक्तिच्युति या वेतन वृद्धि का समापहरण 3 कलंक के बराबर होगा। 12 माह रहे या 12 माह से अधिक का रहे, अगर ये रहेगा तो 12 प्लस 12 रहे या 12 से अधिक रहे तो ये 3 कलंक के बराबर होगा। एक विभागीय कार्रवाई या जांच में कलंकों की संख्या कितनी भी हो वो एक वृहद दंड ही माना जाएगा। आप लोग कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दूँ कि जो आपका ब्लैक मार्क्स है ये एक प्रकार का ब्लैक जो मार्क्स है ये आपका वृहद दंड है। तो चाहे आपको 1 ब्लैक मार्क्स मिले, चाहे 2 ब्लैक मार्क्स मिले, चाहे 3 ब्लैक मार्क्स मिले, ये सभी वृहद दंड ही। तो पूछा जाएगा कि कितने ब्लैक मार्क्स वृहद दंड के बराबर होते हैं, तो कुछ भी, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही तो एक वृहद दंड है। ब्लैक मार्क्स क्या है, एक प्रकार का वृहद दंड है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। हमारा अगला है
PM रूल नंबर 837 कह रहा है कि कलांक संबंधी सामान्य नियम अपने निरीक्षण के दौरान IG SP के द्वारा दिए गए दंड का आकलन करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर निरीक्षण करना है तो DIG जो होते हैं वो SP के द्वारा दिए गए दंड का आकलन करते हैं। मतलब जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे दिए गए पदाधिकारी द्वारा, मान लीजिए SP के द्वारा कोई अगर ब्लैक मार्क्स दिया गया, उनमें क्या क्या नियम को वो फॉलो किए हैं, इन सब चीज़ों का आकलन कौन करते हैं? तो DIG महोदय करते हैं। अब PM रूल नंबर 838, PM रूल नंबर 838 में क्या किया बताया गया? लघु दंड के बारे में बताया गया है। तो चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे SI हो, चाहे ASI हो, कि छोटी मोटी त्रुटियों को सेवा पुस्तिका में नहीं बल्कि त्रुटि पंजी में दर्ज किया जाएगा। त्रुटि पंजी परिशिष्ट कितना में है? तो 50 में है। मतलब छोटा मोटा जो दंड होता है इनको सर्विस बुक में नहीं चढ़ाकर एक इन सबों के एक त्रुटि पंजी होती है, उन त्रुटि पंजी में चढ़ाया जाता है। अब अगला है निंदन। सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे। याद रखिएगा ये जो निंदन जो होता है, मतलब लघु दंड में एक निंदन भी होता है। निंदन, तो निंदन जो होती है जैसे फटीक ड्यूटी होती है, दलील होता है, निंदन होता है, तो इन सब चीज़ों में जो निंदन होती है वो क्या होती है? सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है। एक अपराध के लिए एक निंदन या एक से अधिक निंदन के पात्र हो तो बृहद दंड की कार्रवाई भी की जा सकती है। स्पष्टीकरण देने के अवसर देने के उपरांत ही निंदन का आदेश पारित किया जाएगा। आप समझिए क्या होता है। मान लीजिए निंदन क्या होता है? निंदन का मतलब समझिए आप लोग होता है चेतावनी। निंदन का मतलब क्या होता है? चेतावनी। कहने का मतलब मान लीजिए आप ड्यूटी पर थे और ड्यूटी के दौरान आपने अपना वेशभूषा सही नहीं रखा, मतलब दाढ़ी नहीं बनाया, या फिर आप जो है अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं पाए गए, तो ये सब नहीं उपस्थित। उसी समय सीनियर पदाधिकारी आ गए और चेक किए और देखे कि आप दाढ़ी नहीं बनाए हैं या आप कर्तव्य पर अनुपस्थित है, तो क्या करेंगे? आपको सीनियर पदाधिकारी आपको चेतावनी देंगे कि आइंदा अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बहुत सारी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही बात कहा गया। तो अगर आपको फिर निंदन दे दिया गया है, मान लीजिए आपको सस्पेंस निंदन दे दिया गया है, तो निंदन देने के बाद क्या होगा? ये सेवा पुस्तिका में चढ़ेगा। लेकिन निंदन भी कैसे दिया जाता है? निंदन भी देने के लिए सबसे पहले आपको निंदन दिया जाएगा। तो निंदन देने के लिए आपको फिर क्या होगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को आपको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा कि आप जो कर्तव्य पर अनुपस्थित थे तो क्यों थे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिएगा। आपके स्पष्टीकरण से अगर सीनियर पदाधिकारी संतुष्ट हो गए तो निंदन नहीं देंगे, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आपके स्पष्टीकरण संतुष्ट नहीं हुए तो वह क्या करेंगे? आदेश पारित कर देंगे और आपको एक निंदन दे देंगे, और वो निंदन की क्या होगी? तो सेवा पुस्तिका में ये चढ़ जाती है। इससे आपका सर्विस बुक खराब होता है। अगला है 839 का क में कहा गया है दलील। तो याद रखिएगा इसका अनुपालन पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है। मतलब आपको अगर दलील दिया जाएगा, एक बात और याद है, ये पूरी वर्दी में और आयुध के साथ एक प्रकार का समझिए नहीं कि आपके लिए मस्केटरी हो गया। ये जो आप लोग मस्केटरी करते हैं एक प्रकार का मस्केटरी, मतलब आयुध के साथ आपसे ड्यूटी करवाया जाएगा। इसी को बोलते हैं दलील। और याद रखिएगा दलील जब भी होगा तो किसी न किसी पर्यवेक्षण पदाधिकारी के अधीन होगा। मतलब कोई न कोई आप पे निगरानी रखेंगे, उसके अधीन ही आपसे दलील करवाया जाएगा। 839 के ख में है कलांती कर्तव्य, जिसको PM रूल नंबर 703 में राइफल जो कि मरम्मत, सरकारी संपत्ति लादना, उतारना, तंबू गाड़ना, उखाड़ना, परेड मैदान की सुरक्षा, बूटों जूतों की पॉलिश करना, संसज्जा को साफ सुथरा करना, यही होता है आपका कलांतिक ड्यूटी, जिसको बोलते हैं फटिक ड्यूटी। तो फटिक ड्यूटी जब आपको लग जाती है तो आपको यही सब ड्यूटी करनी होती है। अब हमारा है PM रूल नंबर 840 का क, जिसमें बताया गया है कि IG, DIG तथा SP अपने अधीनस्थ निरीक्षक और उससे नीचे के पंक्ति को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन निरीक्षक के संबंध में SP को DIG से पूर्ण अनुमति लेनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पदाधिकारी तो इसमें कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर या उससे नीचे के पदाधिकारी को अगर SP महोदय, अगर इंस्पेक्टर से नीचे के पदाधिकारी को SP महोदय सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्पेक्टर को अगर सस्पेंड करना है तो उसे किससे अनुमति लेनी होगी? DIG से क्या लेनी होगी? पूर्ण रूप से अनुमति लेनी होगी। 840 का ग PM रूल पर कोई कर्मी दंड स्वरूप निलंबित नहीं किया जाएगा। निलंबित करने का उद्देश्य केवल यह है कि अधिकारी के विरुद्ध भली भांति कार्रवाई हो सके। कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि किसी
अगर व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है तो वो इसलिए किया ताकि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, कार्य को बाधित ना कर सके और उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई या विभागीय जांच होगी उनमें वो छेड़छाड़ ना करे, इसीलिए उसको निलंबित किया जाता है। 840 का अंगों में कहा गया है कारावास या अधिभिरक्षा में निरुद्ध करने पर निलंबित समझा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई अगर अधिकारी कोई अपराध किया और उसके लिए उसे अगर कारावास या अभिरक्षा में निरुद्ध कर दिया गया है तो वो सस्पेंड ही समझा जाएगा, सस्पेंड ही समझा जाएगा। पीएम रूल नंबर 842, निलंबित आरक्षी अधिकारी अनुशासन के अधीन रहेंगे। अगर किसी पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है तो सस्पेंड होने के बाद भी वो अधिकारी अनुशासन में ही रहेंगे। निलंबन अवधि में आरक्षी अधिकारी को पहले से प्राप्त शक्तियां एवं विशेषाधिकार स्थगित रहते हैं, लेकिन विभागीय अनुशासन अधीन रहता है। पुलिस एक्ट 1861 की अधिनियम 8 के अंतर्गत बताया गया। मान लीजिए किसी पदाधिकारी को अगर सस्पेंड कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। सस्पेंड करने के बावजूद भी उस पर जो विभागीय जो अनुशासनिक जो नियम होते हैं वो उन पर लागू होंगे और उनके पास जो भी शक्तियाँ होंगी, चाहे थाना प्रभारी की शक्तियाँ हो या एसआई की शक्तियाँ हो या इंस्पेक्टर की शक्तियाँ हो, वो उनके पास जब तक वो सस्पेंड रहेंगे तब तक वो स्थगित रहेंगे। उनके पास किसी प्रकार कोई पावर नहीं होगी, लेकिन वो रहेंगे किस में, तो अनुशासन में। अब 843 में कहा गया है कि बिना अनुमति अपने कार्य से अनुपस्थित रहना। बहुत सारे ये थाना में अक्सर देखने को मिलता है कि छुट्टी से विलंब पर आना, बिना अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित होना गंभीर दोष है। ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप छुट्टी गए, छुट्टी जाने के बाद क्या किए कि आप 2 दिन की छुट्टी लिए थे, 3-4 दिन रह गए, तो ये भी एक प्रकार का गंभीर दोष। इसमें क्या क्या करता है, आपका वेतन जो है रोक दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का गंभीर प्रकार, ये सेवा पुस्तिका में भी चढ़ता है। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए, ये गंभीर प्रकार का दोष है। तो छुट्टी पर विलंब से आना या बिना अनुमति कर्तव्य से उपस्थित रहना, ऐसी स्थिति से संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण लेकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, देख लीजिए यहाँ पर विभागीय जांच नहीं, सीधे विभागीय कार्रवाई, मतलब कि आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किया जाएगा और यथोचित दंड भी दिया जाएगा। आप अगर बिना किसी कारण के छुट्टी से विलंब से आ रहे हैं और बिना अनुमति के ही आप बिना परमिशन के ही आप अनुपस्थित रह रहे हैं, तो ये नियम जानते ही होंगे आप लोग। अगर बिना अनुमति के अगर आपने कर्तव्य 5 साल तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। पर्याप्त कारण से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। स्वेच्छा से नियम का उल्लंघन किया गया हो और दोषसिद्धि होने पर 824 में उल्लिखित कोई भी दंड दिया जा सकता है। आप समझिए क्या बातें हैं। मान लीजिए आपने बिना किसी कारण से अनुपस्थित हो गए तो 824 में जितने भी दंड हैं, चाहे वो लघु दंड हो चाहे वो बृहद दंड हो, कोई भी दंड आपको दिया जा सकता है। बोले ना, अगर आप 5 साल तक अगर आप कर्तव्य पर वापस नहीं आते हैं तो आपको सेवा से हटाया भी जा सकता है, मतलब आपकी नौकरी भी समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे और इनका आपने स्पष्टीकरण दिया कि हाँ मुझे कुछ मैं बीमार हो गया था या मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई थी, मान लीजिए आप कहीं चले गए और आप वापस नहीं आ पाए या कोई आपको किडनैप कर लिया, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित हो गई, आप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और आपके स्पष्टीकरण से अगर वरीय पदाधिकारी संतुष्ट हो गए तो आप पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं होगी और जितना दिन आप एब्सेंट रहिएगा उतना दिन का आपका छुट्टी ग्रांट मानकर आपको फिर से नौकरी पर वापस रखा जाएगा। तो यही बात कहा गया है पीएम रूल नंबर 843 में। और 824 में उल्लिखित कोई भी दंड दिया जा सकता है अगर आप कर्तव्य पर अनुपस्थित है बिना किसी वैध कारण के। बिना अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होने पर पुलिस एक्ट की अधिनियम 1861 की धारा 5 की और धारा 29 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्टे करने पर 1 सप्ताह के अंदर निवास स्थान के अधीक्षक से पूछताछ करनी चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि जानबूझकर अपने कर्तव्य पर नहीं लौट रहे हैं तो निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप छुट्टी गए और छुट्टी करने के बाद आप ओवर स्टे कर गए, मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी लिए थे और 20 दिन आप रह गए, तो अधीक्षक महोदय क्या करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि आपने जानबूझकर अपने कर्तव्य पर नहीं लौटा है तो आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा एक प्रकार का कारण है, दंड है। तो जब भी आप लोग छुट्टी जाइए तो समय से वापस चले आइए। अगला है पीएम रूल नंबर 845 कारावास का परिणाम।
कारावास का क्या परिणाम होगा? अगर चोरी या शपथ भंग जैसे अनैतिक दुराचार संबंधी अगर आपने कोई अपराध कर लिया तो बंदी को, या जैसे मान लीजिए जब आपके जो कारा में बंदी हैं उनको निकल भागने में आपने अगर सहयोग कर दिया, या संतरी ड्यूटी के दौरान आप सोते हुए पाए गए, या गंभीर अनुशासन भंग करने के लिए प्रत्येक आरक्षी अधिकारी के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई चलाई जाएगी। अब समझिए इसका क्या मतलब हुआ कि बंदी आपके कारागार से निकल के भाग गया, या संतरी अपने ड्यूटी पर सो रहा है, या कोई गंभीर अनुशासन भंग कर दिया आप, तो आपके विरुद्ध बर्खास्तगी मतलब आपकी नौकरी ही जा सकती है। ऐसी कार्रवाई आपके ऊपर चलाई जाएगी। अगला है पीएम रूल नंबर 846, जुर्माने का परिणाम। यदि किसी आरक्षी अधिकारी को फौजदारी न्यायालय द्वारा जुर्माने का दंड दिया जाए और उसकी बर्खास्तगी के लिए कार्रवाई चलाना अधीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपके विरुद्ध अगर कोर्ट के द्वारा आपके विरुद्ध ही अगर कोई जुर्माने का अगर दंड आपको दे दिया गया है, देखिए अगर यहाँ क्या क्या है, कारावास का परिणाम मतलब आप अगर चोरी में या कोई शपथ भंग आदि में अनैतिक दुराचार संबंधी अपराध में अगर आपको कारावास हो जाती है तो किस प्रकार आप करेंगे? मान लीजिए बंदी निकल के भागा तो क्या करेगा? कोर्ट आपको क्या करेगी? आपको सजा देगी या कारावास दे सकती है, या बहुत सारी चीज़ अगर दे सकती है। तो इनमें क्या होगा कि आपको जो आपके नए विभाग होंगे ये आपको बर्खास्त भी कर देंगे। उसी प्रकार से अगर कोर्ट आप पे जुर्माना लगाती है सिर्फ, तो क्या होगा कि उसकी बर्खास्तगी के लिए विभागीय कार्य एसपी के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए या नहीं। पीएम रूल नंबर 847, ऐसे केसों में आरोप का स्वरूप नियम 845-846 के अधीन चलाई जाने वाली कार्रवाई के आरोप में यह लगाया जाएगा कि अभियुक्त शपथ अपराध के लिए किस दोष सिद्धि हुआ है, बंदी बनाया गया है या फिर उसे जुर्माना लगाया गया है। तो इन आरोपों पर किस प्रकार कार्रवाई चलाई जाएगी वो बताया गया है पीएम रूल नंबर 847 में। ऐसे विभागीय कार्रवाई तब तक नहीं चलाई जाएगी दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई न हो जाए या अपील के लिए उन्मुक्त समय समाप्त न हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दोषित कर दिया गया है, ये कार्रवाई तब तक नहीं चलाएगी। मान लीजिए कोर्ट आपको दोषित कर दिया गया है और आप उनके विरुद्ध अपील कर दिए हैं, और वो अपील पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप पर कोई कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी, या फिर अपील के समय ही समाप्त न हो जाए तब तक। अगला है पीएम रूल नंबर 848, उन्मुक्ति की स्थिति में कार्रवाई। न्यायालय में किसी अधिकारी पर दोषारोपण किया जाए परंतु प्रमाण के अभाव में उन्मुक्त कर दिया जाए तो विभागीय कार्रवाई चलाना है या नहीं चलाना अधीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप कोर्ट गए, मान लीजिए आप पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट ने आपको मतलब मुक्त कर दिया, तो आप उस केस में संलिप्तता है या नहीं है, इन सब चीज़ की जाँच एसपी महोदय खुद करेंगे। एसपी महोदय के निरीक्षण में किया जाएगा, फिर उनके स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाए या ना चलाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो हम लोग दंड बही से लेकर आगे जितने भी हैं पीएम रूल हैं उनको देखेंगे। एक बार आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो नहीं गलत होगा। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।